नमस्कार। ये तो आप जानते ही हैं कि देश में आज 200 मिलियन टन अनाज का उत्पादन होता है। अनाज के उत्पादन को बढ़ाने में और इसे इस स्थान तक पहुंचाने में कई पहलुओं का योगदान रहा है, पर रासायनिक खाद के इस्तेमाल ने इसमें अग्रणीय भूमिका निभाई है। आज देश भर में किसान अपने खेतों में 15 मिलियन टन से भी अधिक रासायनिक खाद का छिड़काव करते हैं और बदले में पाते हैं लहलहाती फसलें। किस तरह बनती है ये खाद और कैसे पहुंचती है ये आपके खेतों तक, आइए देखते हैं एक झलक। देश में हुई हरित क्रांति ने प्रमुख खाद्यान्न फसलों में कई गुना बढ़ोतरी कर दिखाई है। सच तो यह है कि इसी की बदौलत देश की खाद्य समस्या दूर हुई है और देश आत्मनिर्भरता पा चुका है। बौने गेहूं ने लंबी उछाल मारी तो पहले गेहूं उत्पादन बढ़ा और फिर धान उत्पादन में वृद्धि हुई। इसके बाद आलू, गन्ना, सब्जियों और फलों आदि के भरपूर उत्पादन पर जोर दिया गया और सफलताएं हाथ लगी। इस सफलता के पीछे यूं तो कई कारण थे, परंतु सबसे महत्वपूर्ण कारण उभर के आया था जिसने कि हमारी फसल में अधिक उपज दी, और वो कारण था एक तरीके से रासायनिक खादों का बढ़ता प्रयोग। रासायनिक खादों का आधार लिए हुई हरित क्रांति के बाद हमारे किसान ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हालांकि सरकार द्वारा सार्वजनिक और सहकारी क्षेत्र में उर्वरक उत्पादन के लिए पर्याप्त धन लगाया हुआ है और उर्वरक संयंत्र स्थापित कर उत्पादन बढ़ाया है, परंतु फिर भी निजी क्षेत्रों में कितनी ही उर्वरक उत्पादन इकाइयां उभरी हैं। सार्वजनिक और सहकारी क्षेत्रों के उर्वरक उपक्रमों द्वारा 70% के लगभग नाइट्रोजनधारी उर्वरकों का उत्पादन होता है, जबकि फॉस्फेटधारी उर्वरकों का उत्पादन 39% होता है। मजे की बात यह है कि जब देश में रासायनिक उर्वरकों की शुरुआत हुई तो किसानों ने इसे पसंद नहीं किया और बड़ी मुश्किल से अपनाया। तब सरकार द्वारा कितने ही प्रोत्साहन और अनुदान दिए गए ताकि किसान इन उर्वरकों को अपनाकर अपना भरपूर उत्पादन ले सके। धीरे धीरे किसानों ने इसकी ओर दोस्ताना हाथ बढ़ाया और फसल उत्पादन में बढ़ोतरी हुई तो इसकी मांग भी बढ़ी। यहां तक कि देश के दूर दराज के क्षेत्रों में भी किसान रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करने लगा। रोचक बात तो ये पाई गई कि जब जब देश में अच्छा मानसून आया, उर्वरकों की मांग इस कदर बढ़ी कि उर्वरक मांग और वितरण के सभी अनुमान और रणनीतियां डगमगा गईं। किसानों द्वारा रासायनिक उर्वरकों के सही उपयोग के लिए सरकार द्वारा समय समय पर कई उर्वरक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। किसानों को इस बात की जानकारी दी गई कि हर फसल के लिए खास उर्वरकों का मेल निर्धारित मात्रा में किया जाए, तभी भरपूर उत्पादन मिलेगा। जानकारी का तीर सही निशाने पर लगा और उर्वरकों के प्रयोग ने फसल का भरपूर उत्पादन दे किसान समुदाय के चेहरे पर मुस्कान लाई। कितने ही ऐसे किसान थे जो अपनी जरूरत भर का अनाज पैदा कर पाते थे। रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से इतना उत्पादन करने में सफल हो गए कि अपनी जरूरत का पर्याप्त अन्न रखकर बाकी बाजार में बेच आमदनी भी कर लाए। लोगों ने इस बात को भी महसूस किया कि देश की बढ़ती जनसंख्या के कारण पैदा हुई खाद्यान्न मांग केवल रासायनिक खाद के दम पर भी पूरी हो सकेगी। समय समय पर सरकार द्वारा फास्फेटधारी और पोटासधारी उर्वरकों पर अनुदान भी दिया गया। इस तरह से छोटे किसानों को काफ़ी राहत मिली और उन्होंने रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर भरपूर फसल ली।
यही नहीं, आयातित म्यूरेट ऑफ पोटास, देश में तैयार होने वाला डाई अमोनियम फॉस्फेट और स्थानीय तैयार उर्वरकों के प्रयोग के लिए भी सरकार द्वारा मदद दी गई। इस मदद ने किसानों को एक राहत दी। बढ़ते उत्पादन ने किसानों उर्वरकों का सही प्रयोग करने के लिए अपनी मिट्टी की जांच अवश्य कराएं और पता करें कि उनकी मिट्टी को किस तत्व की किस स्तर पर आवश्यकता है, ताकि फसल का उत्पादन बढ़ाया जा सके। हकीकत तो यह है कि इस प्रकार के परीक्षण उर्वरकों के अधिक प्रयोग को रोकते हैं। भूमि की उर्वरता की दृष्टि से किसानों को रासायनिक उर्वरकों और जैव उर्वरकों के सही मिश्रण के साथ गोबर की खाद भी अपनानी चाहिए। जैविक और टिकाऊ कृषि पद्धति को अपनाना एक तरीके से देश में खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ाना होगा। किसान को इस प्रकार की खेती की महत्ता, खासकर पर्यावरण हितैषी होने का मुद्दा समझाया जा रहा है। इस प्रकार की खेती अपनाने वाले किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य, जिला और पंचायत स्तर पर पुरस्कार भी प्रदान किए जा रहे हैं। ये सर्वविदित है कि भविष्य में खाद्यान्न उत्पादन के लक्ष्य की पूर्ति के लिए ना तो केवल रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग सही होगा और ना ही कार्बनिक खादों का, बल्कि दोनों का मिश्रित प्रयोग ही देश को खुशहाली की ओर ले जाएगा और हर देशवासी को एक गौरव का रूप देगा और विश्व में भारत एक उच्च शिखर पर होगा। किसान भाई जानते हैं कि बीज अच्छा तो फसल भी अच्छी, मगर अच्छे बीजों का निर्माण करना कोई आसान काम नहीं होता। इसके लिए वर्षों अनुसंधान करना पड़ता है, नई नई प्रजातियों का निर्माण करना होता है और हाँ, पुरानी प्रजातियों के अच्छे गुणों का समावेश भी करना पड़ता है। तब जाकर तैयार होता है उत्तम बीज। ICAR का नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस ब्यूरो के बारे में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं ब्यूरो के निदेशक डॉक्टर PL गौतम। NBPGR एक ICAR की एक संस्था है जो पौधों के जन द्रव्यों के एकत्रीकरण, संरक्षण, आदान प्रदान के ऊपर मुख्य कार्य करती है। इस संस्था के मुख्य कार्य हैं कि देश के जितने भी फसलें हैं उनके जन द्रव्यों को इकट्ठा करके उनको मूल्यांकन करके संग्रहित किया जाए। इस कार्य के लिए हम विदेशों से भी जन द्रव्य मंगवाते हैं ताकि हमारे वैज्ञानिकों को उन जन द्रव्यों को शोध में प्रयोग करने का अवसर प्राप्त हो। इन कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो भी जन द्रव्य हम इकट्ठे करें उनको अच्छी तरह से संरक्षित रखा जाए ताकि जब भी इसकी आवश्यकता पड़े वैज्ञानिकों को उसे उपलब्ध कराया जा सके। आप जैसे देखेंगे कि बीज जो है यदि आप खुले में छोड़ दें तो उसकी नमी और तापमान ज़्यादा होने के कारण वो खराब हो जाते हैं। तो देश ने पहली बार एक बीड़ा उठाया 1983 में कि हम जो जन द्रव्य हैं उनको इस तरह से नुकसान होने से बचाने के लिए ऐसी सुविधा में गठित बनाएं जिसमें इनको हम दीर्घ काल के लिए संरक्षित रख सकें। इसके लिए एक छोटे से जीन बैंक का प्रारंभ किया गया। जीन बैंक एक ऐसी जगह है जहाँ पर ऐसा साधन है जहाँ पर आप जन द्रव्यों को ज़्यादा समय के लिए रख सकते हैं। इसमें कम तापमान रखा जाता है और जो नमी है वो भी बहुत कम होती है और बीज काफ़ी समय तक ठीक तरह से रह जा सकता है। तो 1996 में इस चीज़ को और विकसित किया गया और राष्ट्र ने राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना की जिसका उस समय उद्घाटन हमारे वर्तमान राष्ट्रपति जी ने किया था। और ये जीन बैंक हमारे बीजों के संग्रहण करने के लिए
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा बड़ा जीन बैंक है, जिसमें लगभग 1,87,000 नमूने विभिन्न फसलों के दीर्घ काल के लिए संग्रहित किए गए हैं। जीन बैंक में जो आप देख रहे हैं, इसमें जो तापमान है हम -20 डिग्री सेल्सियस रखते हैं, और ये हमेशा ये चीज़ रखनी पड़ती है, और इन पर हम बीज लगभग 50 से 100 साल तक बिना किसी नुकसान के रख सकते हैं। दूसरी बात है, ऐसी भी चीज़ें होती हैं, ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनके बीज हम इस परिस्थिति में नहीं रख सकते हैं। उनके या तो बीज बड़े हैं, उनमें नमी की मात्रा ज़्यादा है, यदि उनकी नमी हम कम करते हैं तो उनकी जमने की जो शक्ति होती है वो ख़त्म हो जाती है। कुछ ऐसे बीज होते हैं या पेड़ पौधे हैं जो बीजों से नहीं पैदा होते हैं, या बीज है तो ऐसा बीज होता है कि उसको कम नमी पर रखें तो उसकी जमने की शक्ति जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो हमने इस तरह की सुविधाएं विकसित की हैं यहाँ पर जीन बैंक में कि हम -196 डिग्री सेल्सियस में लिक्विड नाइट्रोजन में कुछ बीजों को रख सकते हैं और वो दीर्घकाल के लिए संरक्षित किए जा सकते हैं। इस विधि को हम कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। और क्रायो प्रिजर्वेशन में जो हम मुख्य जो यहाँ पर हमने प्राथमिकता दी है वो ऐसे बीजों को दी है जो बीज जीन बैंक में नहीं रखे जा सकते, कोई ना कोई समस्या है उनमें। इनको हम रिकैल्सिट्रेंट वर्ग के बीज कहते हैं। दूसरे ऐसे भी पेड़ पौधे हैं जिनकी हम या तो जो पत्ती होती है उसको ही क्रायो में प्रिजर्व करते हैं। तो ये कुछ तो संरक्षण हम इस तरह से कर रहे हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें बीज बनता ही नहीं है, उनको जो है एसेक्सुअल प्रोपेगेशन से ही, चाहे कटिंग है या ग्राफ्टिंग है, बडिंग है, उससे ही उनका मुख्य संवर्धन का साधन है। तो इनको करने के लिए हम लोगों ने टिश्यू कल्चर का सहारा लिया है। और टिश्यू कल्चर जो हम यहाँ कर रहे हैं ये उन पौधों को 1 साल तक या 6 महीने से 1 साल तक उनको हम इस स्थिति में रख सकते हैं। हमने ऐसी व्यवस्थाएं की हैं कि वो इसी हालात में इतने समय के लिए उनको कम खाने में रख करके, कम उसकी भोजन की जो ज़रूरतें हैं उनको कम करके उसमें हम इनको रखते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं जैसे टिश्यू कल्चर का जो हमने यहाँ पर लगभग 1400 विभिन्न सैंपल जो संरक्षित किए हैं, ये मुख्यतः ऐसी जड़ी बूटियों के हैं और ऐसे पेड़ पौधों के हैं जो जिनको हम एंडेंजर कहते हैं या जिनका खतरा हो गया है कि ये लुप्त हो सकते हैं, उनको हम इस माध्यम से भी संरक्षित कर रहे हैं। एक और विधि जिसके ऊपर हम अभी प्रयोग कर रहे हैं वो ये है कि पौधे के डीएनए निकाल करके हम उसको डीएनए को भी संरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। पेट्रोलियम पदार्थ के आयात पर देश को 50 से 60 हजार करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। हालांकि हम अपनी ज़रूरत के 40% खनिज तेल का स्वयं उत्पादन करते हैं। जितनी तेज़ी से खनिज तेल का दोहन हो रहा है उससे तो ऐसा लगता है कि विश्व से शीघ्र ही यह अमूल्य पदार्थ समाप्त हो जाएगा। इसलिए ज़रूरत है कि हम बूंद बूंद बचाएं। और कैसे बचाएं, इस पर विस्तृत जानकारी दे रहे हैं पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन के कार्यकारी निदेशक श्री के ढींगरा। पीसीआरए का रोल ये है कि जितने भी पेट्रोलियम पदार्थों के यूज़र्स हैं सारे भारतवर्ष में, हम उनके पास अपने मैसेजेस पहुंचाते हैं कि आप फर्नेस ऑयल को इंडस्ट्री में कैसे यूज़ करें कि प्रदूषण कम हो। हाई स्पीड डीजल को ट्रांसपोर्ट सेक्टर को ड्राइवर या फ्लीट ओनर कैसे यूज़ करें कि प्रदूषण कम हो। इस तरह किसान भाई डीजल को पंपिंग सेट में या ट्रैक्टर में कैसे इस्तेमाल करें कि प्रदूषण कम हो। इसी तरह घरेलू क्षेत्र में गृहणियाँ भी एलपीजी या केरोसिन का इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी भी हमारी स्कीम्स हैं गृहणियों को बताने के लिए कि आप कैसे उनको इस्तेमाल करें, प्रदूषण कम हो। ये प्रदूषण कम हो
या तेल की बचत हो, ये दोनों एक कॉइन की दो साइड्स हैं। आप प्रदूषण करें तभी तेल की बचत होगी, तेल की बचत करेंगे तो ऑटोमेटिकली प्रदूषण कम होगा। किसान भाइयों के लिए जो कि घर में केरोसिन का इस्तेमाल करते हैं किचन में, तो उसके लिए केरोसिन के विक स्टोव्स हैं। पीसीआर ने रिसर्च से नए स्टोव को डिज़ाइन किया, विक स्टोव को डिज़ाइन किया, जिसकी जो एफिशिएंसी है, जो मार्केट में स्टोव्स मिलते हैं उससे 4 से 8% ज़्यादा अच्छा है। एक BIS स्टैंडर्ड भी स्टोव बनाने का, एक BIS स्टैंडर्ड का है, उस स्टैंडर्ड से भी पीसीआर के डिज़ाइन जो नूतन स्टोव है उनकी एफिशिएंसी 4 से 6% अधिक है। इसी तरह LPG स्टोव है, हमने डिज़ाइन किए हैं जिसका कि BIS स्टैंडर्ड 64% है। जो हमने LPG के स्टोव डिज़ाइन किए वो 68% या 70% है। इस तरह लालटेन है जिसके गांव में लाइट के लिए यूज़ करती है, या छोटा दिया है जो यूज़ करते हैं, तो पीसीआर ने ऐसे प्रोजेक्ट भी स्पॉन्सर किए हैं कि लालटेन बनाई है, दिए बनाए, या स्टडी लैम्प भी जो बच्चे स्टूडेंट पढ़ते हैं जहाँ पर बिजली नहीं है, तो वो भी ऐसे बनाए कि लाइट तो पूरी मिले लेकिन उसमें केरोसिन की बचत हो। ये तो R&D के द्वारा हमने किसान भाइयों के लिए ऐसे ऐसे उपकरण डिज़ाइन किए हैं। लेकिन खरीदते टाइम किसान भाई और दूसरे भाई को ये देखना चाहिए कि वो खरीद रहे हैं क्या एक स्टैंडर्ड उपकरण है, तभी तो उसको बचत मिलेगी। दूसरा यह कि किसान भाई के लिए हमारी कुछ फील्ड एक्टिविटीज़ भी हैं। चूँकि फार्मर लोग ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं जिसमें डीजल लगता है, या पंपिंग सेट्स चलते हैं जहाँ पर बिजली नहीं है जो डीजल से चलते हैं, तो हम अलग अलग तरीके से फार्मर के पास मैसेज पहुँचाते हैं कि ट्रैक्टर को कैसे इस्तेमाल करें और उसका रखरखाव कैसे रखें, पंपिंग सेट को कैसे इस्तेमाल करें और उसका रखरखाव कैसे रखें, या इनको खरीदते टाइम आप किन किन चीज़ों का ध्यान रखें ताकि आपको उसको इस्तेमाल करने में डीजल की बचत हो। तो ये सारी एक्टिविटी हमारी फार्मर फोकस्ड है। इस तरह ट्रांसपोर्ट सेक्टर में देश का 45% पेट्रोलियम पदार्थ डीजल की तरीके से खपत होती है, तो ये सबसे बड़ा कंजम्पशन क्षेत्र है। तो इसमें हमारा फोकस रहता है कि जो ड्राइवर है जो बस को या ट्रक को लॉन्ग डिस्टेंस पे चलाता है या शहरों में चलाता है, उसको ट्रेनिंग दी जाए। हमारे 20,000 हमने ड्राइवर्स को ट्रेन किया, उनके जो रिजल्ट्स मिलते हैं ट्रेनिंग से पहले के या ट्रेनिंग के बाद के, उससे पता लगता है कि कोई भी ड्राइवर ट्रेनिंग से पहले और ट्रेनिंग के बाद 10% से लेकर 40% उसमें बस या ट्रक चलाने में इम्प्रूवमेंट होती है और उसकी बचत होती है। एक समय था जब बीमा की सुविधा कुछ ही लोगों को प्राप्त थी। आम आदमी ना तो बीमा के महत्व को समझता था और ना ही बीमा कंपनियां उस तक पहुंचती थी। समय बदला और बीमा का प्रसार गांव-गांव तक पहुंचना शुरू हो गया और आज बीमा केवल जीवन का ही नहीं बल्कि खेत, खलिहान, सामान और यहाँ तक कि पशुओं का भी बड़े आसानी से हो सकता है। बीमा के प्रसार को और आगे बढ़ाने के लिए कई नए कदम उठाए जा रहे हैं ताकि बीमा कंपनियां देश के विकास में अपना योगदान देकर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करें। इस विषय पर बिजनेस स्टैंडर्ड के कृषि संपादक सुरेंद्र सूद बातचीत कर रहे हैं बीमा विशेषज्ञ NN जोशी से। जोशी साहब, अभी तक बीमा उद्योग में केवल सरकारी कंपनियां ही कार्यरत थीं, लेकिन अब चर्चा हो रही है कि इस उद्योग को निजी क्षेत्र के लिए भी खोलना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि ऐसा करने की आवश्यकता क्यों है? आज तक हमारे बीमा उद्योग में लगभग मोनोपोली का माहौल रहा है और किसी भी मोनोपोली के माहौल में जो उपभोक्ता होता है उसकी पूरी तरह से देखभाल नहीं हो सकती। और दूसरा कारण ये भी है कि मोनोपोली होने की वजह से, प्रतिस्पर्धा न होने की वजह से जो कंपनियां हैं, जो 3-4 कंपनियां बीमा क्षेत्र में अभी कार्यरत हैं, वो केवल इस उद्योग को अपने ही नुक्ता निगाह से, अपने ही दृष्टिकोण से देखती हैं, लेकिन उनको उपभोक्ता के दृष्टिकोण से देखने की जो आवश्यकता है वो इतनी पैनी महसूस नहीं होती है जितनी कि होनी चाहिए। तो यदि कंपटीशन आता है, प्रतिस्पर्धा आती है, तो मुझे लगता है कि एक तो उपभोक्ता की दृष्टिकोण से क्या होना चाहिए इस उद्योग में वो होगा। देश के माहौल में जो
बीमा उद्योग है या बैंकिंग उद्योग है, इनका रोल जो है वो केवल उपभोक्ता तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनसे ये भी आशा की जाती है कि वो देश की अर्थव्यवस्था में भी योगदान करें और जो आधारभूत ढांचा है या इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी और सुदृढ़ करने के में मदद दे। सूद साहब, यदि आप बीमा क्षेत्र की क्या भूमिका रही है आर्थिक विकास में दूसरे देशों में, इसके ऊपर आप नज़र डालें तो आपको लगेगा कि बीमा क्षेत्र ने भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इस क्षेत्र में। आर्थिक विकास किसी भी देश का हो वो कई चीज़ों पर निर्भर करता है। उनमें से कुछ चीज़ें हैं कि आप कैपिटल फॉर्मेशन आपकी कैसे होती है, आप पूंजी कहाँ से लाते हैं। तो जो नेशनल सेविंग्स होती हैं उनको आप छोटी छोटी बचतों के द्वारा इकट्ठा करते हैं और एक बड़ा फंड इकट्ठा करने के बाद उनको आप आधारभूत के क्षेत्र में लगाने के लिए, जो दूसरे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ये जो संसाधन उपलब्ध कराने की बात होती है, लगभग हर विकसित और विकासशील देश में बीमा क्षेत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और मुझे लगता है कि हमारे देश में भी अभी तक अगर आप जीवन बीमा की ओर ही नज़र डालें तो भारतीय जीवन बीमा निगम ने इस वक्त लगभग 1 लाख करोड़ के करीब 100,000 करोड़ ऑफ रुपीज़ वो उन्होंने ये उपलब्ध कराए हैं इस आर्थिकता में व्यय करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए। तो यदि LIC के अलावा कुछ और दूसरी कंपनियां भी इसमें शामिल होती हैं तो मुझे विश्वास है कि ये जो सेविंग्स को, नेशनल सेविंग्स को, कौमी बचतों को, राष्ट्रीय बचत को एक तरफ एक लंबे अवधि के लिए जो हमारी इन्वेस्टमेंट की आवश्यकताएं हैं उनमें डालने के लिए एक बहुत बड़ा और बहुत सशक्त माध्यम है ये जीवन बीमा और बीमा क्षेत्र लगभग सारे। ये जो नई कंपनियां इस उद्योग में आएंगी, क्या वो शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित रहेंगी या गांव की ओर भी जाएंगी? ये एक फैसला किसी भी कंपनी के लिए करना कि वो कहाँ पे ज़्यादा काम करेंगे, शहरी क्षेत्र में या ग्रामीण क्षेत्र में, ये इस बात पर निर्भर करता है आमतौर पर कि उनके जो ऑपरेशंस हैं, उनके जो कार्यकलाप हैं, ये कहाँ पे उनको ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। तो अगर आप आज की आर्थिक दृष्टि के ऊपर आर्थिक स्थिति के ऊपर नज़र डालें तो आपको लगेगा कि ज़्यादा उत्पादन जो है धन का वो ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहा है। अगर आप तुलनात्मक तरीके से देखेंगे तो जो शहरी क्षेत्रों में जो विकास है उसकी दर ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की दर से थोड़ी कम है। तो यदि किसी भी कंपनी को प्रॉफिट लेना है, फ़ायदा कमाना है, मुनाफा लेना है, तो उनको वहाँ जाना होगा जहाँ पे कि पैसा है, जहाँ पे नए नए रिसोर्सेज जो है वो बन रहे हैं या नई कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है। उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि इस आने वाले दिनों में काफ़ी इंसेंटिव होगा नई कंपनीज के लिए रूरल क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र में जाने के लिए भी। और मुझे नहीं लगता कि वो सिर्फ शहरी क्षेत्रों तक सीमित रहेंगी, और अगर रहेंगी तो शायद उनका अपना ही नुकसान होने वाला है।